नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं प्रवीण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आज आप लोगों के बीच राज्य का कॉन्सेप्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे राज्य का अर्थ कि राज्य क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट। और हम जानेंगे राज्य के तत्वों के बारे में कि वर्तमान समय में जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के विद्वान हैं वो राज्य के कितने एलिमेंट मानते हैं, राज्य के कितने तत्व मानते हैं। जो वर्तमान राज्य का स्वरूप है, वर्तमान समय में 210 से अधिक देश है विश्व में, और वो सारे के सारे देश जो है राज्य है। और इन राज्यों का जो वर्तमान स्वरूप है और इन राज्यों का राज्य का जो अर्थ है, बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांतकारों का गहन अध्ययन के परिणाम के बाद ही वर्तमान राज्य का अर्थ, वह स्वरूप, वर्तमान राज्य के तत्व निर्धारित किए गए हैं। चाहे वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो, चाहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतन हो, दोनों ही राजनीतिक चिंतन की पद्धतियों ने राज्य की उत्पत्ति कब हुई, राज्य कब उत्पत्ति के रूप में इस धरती पर आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और राज्य के संगठन के बारे में बताया कि राज्य का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। बहुत सारी विद्वानों का यह मानना था कि राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है। वो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि राज्य को जो है भगवान द्वारा धरती पर लोगों की भलाई के लिए भेजा गया है। और कुछ पश्चिमी राजनीतिक चिंतक जैसे हॉब्स है, प्लेटो है और जॉन लॉक है, इनका मानना है कि राज्य समझौते का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु की प्रसिद्ध रचना द पॉलिटिक्स है। द पॉलिटिक्स नामक जो प्रसिद्ध रचना है वो अरस्तु ने प्राचीन नगर राज्यों की राजनीतिक समस्याओं के ऊपर लिखी। तो राज्य क्या है, आज का जो मेरा विषय है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा राज्य का अर्थ क्या है वर्तमान समय में, राज्य के कितने तत्व है और कौन कौन विचारक क्या क्या मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य का अर्थ। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, मीनिंग, एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो चलिए, राज्य का अर्थ। राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। यह जो स्टेट शब्द है, यह लैटिन भाषा की, स्टेट शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से निकला है। प्राचीन समय का जितना भी साहित्य है उसका जो ओरिजिन हुआ है, वो सारा का सारी जो शब्दावलियाँ हैं वो लैटिन भाषा से ली गई है। तो जो राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है, और स्टेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से निकला है, स्टेटस से निकला है। और लैटिन भाषा में जो स्टेटस शब्द है, लैटिन भाषा में स्टेटस शब्द का अर्थ होता है दूसरों से उच्चतर या दूसरों से सर्वश्रेष्ठ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं और स्टेट शब्द
लैटिन लैटिन भाषा की स्टेटस शब्द से निकला है। और लैटिन भाषा में जो स्टेटस शब्द है, स्टेटस शब्द का अर्थ होता है दूसरों से उच्चतर या सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार या इस दृष्टि से या इस दृष्टिकोण से राज्य का क्या अर्थ हुआ? इस दृष्टिकोण से राज्य से अभिप्राय उस संगठन से है, उस ऑर्गेनाइजेशन से है। राज्य से अभिप्राय उस संगठन से है जो राज्य के अंदर जो विद्यमान समुदाय है, कम्युनिटी है, और जो दूसरे संगठन है उनसे सर्वश्रेष्ठ है। तो साधारण शब्दों में राज्य क्या है? राज्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ संगठन है जो उसके अंदर विद्यमान जो दूसरे समुदाय हैं, जो दूसरे संगठन हैं, उनसे सर्वोच्च है। उदाहरण के लिए भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य इस दृष्टि से है क्योंकि भारत के अंदर जो अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, अन्य संगठनों भारत के अंदर जो अन्य संगठन है, भारत राज्य इन समुदायों और संगठनों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, इसलिए भारत को राज्य का नाम दिया गया है। इसी प्रकार अमेरिका एक राज्य है। अमेरिका के अंदर जो समुदाय हैं, जो संगठन है, अमेरिका एक राज्य के रूप में जो अमेरिका की सरकार है वो वहाँ के समुदायों और संगठनों से सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार राज्य एक ऐसा संगठन है जो उस राज्य के अंदर जो विद्यमान संगठन है, संस्थाएं हैं, उनसे सर्वोच्च होता है, उसको राज्य कहा जाता है। आधुनिक समय में सर्वप्रथम सबसे पहले राज्य के स्वरूप के बारे में वर्तमान युग में जिस विद्वान ने सबसे पहले राज्य के स्वरूप के बारे में बात की वो थे मैकियावेली पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी 1523 ईस्वी में। इसमें इन्होंने द प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने राज्य के स्वरूप के बारे में सबसे पहले बताया था कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एक राज्य कैसा होना चाहिए, उस राज्य का जो शासन करने वाला है, जो प्रिंस है, उस राज्य को जो चलाने वाला शासक है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वर्तमान समय में जिस विद्वान ने सबसे पहले राज्य के स्वरूप में बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए, वो द मैकियावेली थे। मैकियावेली ने सबसे पहले यह बात की। फिर से संक्षेप में राज्य क्या है? राज्य वह सर्वश्रेष्ठ संगठन है जो राज्य के अंदर पाए जाने वाले दूसरे समुदायों और संगठनों से सर्वश्रेष्ठ है, वही राज्य है। राज्य की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा किसी भी राजनीतिक विद्वान के मुखारविंद के वे शब्द होते हैं जो वह विद्वान स्वयं किसी विषय को लेकर बोलता है। उदाहरण के लिए अरस्तू ने राज्य के ऊपर अपने विचार रखे, तो उनके विचारों को जो उन्होंने अपने मुखारविंद से, जो उन्होंने अपने मुख से बाणी बोली कि राज्य एक ऐसा संगठन है, तो उन विचारों को जब इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है तो उनको परिभाषा कहा जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम परिभाषा की बात करते हैं तो पहले विचारक का नाम आता है, फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, फिर जो है उसको एंड किया जाता है। तो परिभाषा क्या होती है? किसी विचारक की जो है स्वयं के बोले गए शब्द, इसलिए उनको जो है कॉमा के अंदर कोट किया जाता है। तो सबसे पहली जो राज्य की परिभाषा दी है वो दी है अरस्तू ने। अरस्तू को पितामह कहा जाता है राजनीति विज्ञान का। अरस्तू के अनुसार राज्य का जन्म मानव जीवन को की प्रारंभिक आवश्यकताओं के कारण हुआ है और यह मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए बना है। तो अरस्तू क्या कहते हैं? अरस्तू कहते हैं राज्य का निर्माण, राज्य का जन्म इस धरती पर मनुष्य की बेसिक जो है प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। प्रारंभिक आवश्यकताओं के कारण हुआ कि जब जो है मनुष्य प्रकृति में आया, जब वह स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था, तो वहाँ पर जो उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं थी, जो उसकी बेसिक नेसेसिटी थी, उसके लिए जो है
राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का निर्माण जो है मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए हुआ है, अर्थात राज्य को ऐसे काम करने चाहिए अरस्तू के अनुसार जिससे व्यक्ति का जीवन और अच्छा हो। दूसरी परिभाषा जो सबसे सही और सटीक परिभाषा दी है वो दी है गार्नर ने राज्य की। गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ पॉलिटिकल साइंस का आरंभ तथा अंत राज्य से होता है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ तथा अंत राज्य से होता है। कहने का क्या अभिप्राय है? गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय राज्य है। इसका अध्ययन राज्य से आरंभ होता है कि राज्य क्या है, राज्य के अंदर कितनी इकाइयां हैं, कितने समुदाय हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, लोगों को अधिकार मिल रहे हैं या लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लोगों को स्वतंत्रताएं मिल रही है। तो इसका अध्ययन विषय राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। ये गार्नर के अनुसार राज्य की परिभाषा है। अब हम जानते हैं राज्य के तत्वों के बारे में कि जो है राज्य के कितने एलिमेंट्स हैं, राज्य के कितने तत्व होने चाहिए। वर्तमान समय में राज्य के 4 तत्व निश्चित किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान प्राचीन समय में राज्य के विभिन्न विभिन्न तत्व मानते थे। जैसे कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। जब उन्होंने अपने राज्य का स्वरूप बताया तो उन्होंने कहा कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग थे। लेकिन वर्तमान जो राज्य है, राज्य के तत्वों की बात कर रहे हैं हम, आधुनिक समय में जब यह बात की जाती है कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जो है कौन सा राज्य राज्य है, कौन सा राज्य जो है राज्य नहीं है, राजनीति विज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, आधुनिक समय में किसी भी राज्य के लिए जो है इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में जब यह बात की जाती है कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से कौन राज्य हो सकता है और कौन राज्य नहीं हो सकता है, इसके लिए एक पैमाना निश्चित किया गया है। वर्तमान आधुनिक युग के जो राजनीतिक विद्वान हैं उनके द्वारा एक पैमाना निश्चित किया गया है कि जो वर्तमान राज्य है, जो वर्तमान 210-20 देश है, यदि उन देशों के पास ये 4 तत्व होंगे, अगर उन देशों के पास ये 4 तत्व होंगे, जनसंख्या होगी, निश्चित भूमि होगी, सरकार होगी, अगर उनके पास प्रभुसत्ता होगी तो वो राज्य कहलाएंगे। अगर उनके पास ये 4 तत्व नहीं होंगे तो वो राज्य नहीं कहलाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। क्या हिमाचल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से एक राज्य है? यह सोचने योग्य प्रश्न है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हिमाचल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से एक राज्य है? अगर आप राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर होगा राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हिमाचल एक राज्य नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे हिमाचल तो एक राज्य है, हिमाचल को प्रदेश कहा जाता है। जी हाँ, हिमाचल आपकी जो दृष्टि में जो हिमाचल राज्य है, प्रदेश है, वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हिमाचल तभी राज्य कहलाएगा जब हिमाचल की एक जनसंख्या होगी, वह जनसंख्या निश्चित भूमि पर रह रही होगी और उस जो भूमि है उस पर जो जनसंख्या रह रही है, जब उनकी एक सरकार होगी और उस सरकार की एक जो है वो सरकार जो है प्रभुसत्ता संपन्न होगी। कहने का क्या अभिप्राय है? अगर आप हिमाचल को देखें तो हिमाचल के पास जनसंख्या है, निश्चित भूमि भी है, सरकार भी है, लेकिन हिमाचल के पास प्रभुसत्ता नहीं है। प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? क्या हिमाचल अपने आंतरिक और बाहरी कार्यों में स्वतंत्र है? क्या हिमाचल की सरकार अपनी मनमर्जी से सारे कानून लागू कर सकती है? क्या वो केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर अपने कानून लागू नहीं करती? क्योंकि उसको केंद्र के कानूनों को मानना पड़ता है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत के जो 28 राज्य है
उनका एक भाग है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई पूछे कि क्या राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हिमाचल एक राज्य है, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हिमाचल एक राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। हिमाचल जनसंख्या है, निश्चित भूमि है, सरकार है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उसके पास प्रभुसत्ता नहीं है। वो अपने आंतरिक और बाहरी कार्यों में पूर्ण तौर पर स्वतंत्र नहीं है, इसलिए हिमाचल राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राज्य नहीं है। लेकिन हम साधारण शब्दों में हिमाचल के पीछे प्रदेश लगाते हैं, हम हिमाचल को राज्य मानते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हिमाचल तभी राज्य होगा जब इसके पास चौथा तत्व प्रभुसत्ता होगी। तो चलिए बात करते हैं जो वर्तमान राज्य है उनके जो है 4 तत्वों का जो है हम डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जो वर्तमान राज्य है उनके 4 तत्व कौन-कौन हैं। राज्य के तत्व जो है आधुनिक समय में विद्वान कितने मानते हैं। तो आधुनिक समय के जितने भी विद्वान हैं उनके अनुसार राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, पॉपुलेशन। दूसरी निश्चित भूमि, प्रत्येक राज्य की एक निश्चित भूमि होती है, एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है। तीसरी उनकी एक सरकार होती है, चौथी प्रभुसत्ता होती है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला जो तत्व है राज्य की, जो पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अगर किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी भी देश में राज्य का निर्माण करना है, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, महत्वपूर्ण तत्व है, वह मानवीय तत्व जनसंख्या है। जनसंख्या के बिना जनसंख्या के बिना राज्य की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो आप राज्य की स्थापना की, राज्य को बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार वृक्षों की बहुत बड़ी झुंड को किसी स्थान को जंगल नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार जनसंख्या के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि जनसंख्या राज्य के निर्माण का पहला निश्चित तत्व है। अगर जनसंख्या नहीं होगी, अगर लोगों का समूह नहीं होगा, तो आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किसी राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अगर किसी देश को जो है अपने आप को राज्य के रूप में जो है स्थापित करना है, तो उस राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी राज्य को स्वयं को राज्य का दर्जा दिलाना है तो उसके पास कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो प्राचीन समय में विद्वानों ने जनसंख्या निश्चित की थी। अगर किसी राज्य में इतनी जनसंख्या होती है तो वह राज्य राज्य कहलाएगा। तो प्लेटो, जिनको हम राजनीतिक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन का पितामह कहते हैं, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो कहते थे कि अगर आपने एक अच्छे राज्य की स्थापना करनी है, एक अच्छे आदर्श राज्य की स्थापना करनी है, तो उस राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अर्थात उस राज्य में 5040 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। ये प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। जीन जैक्स रूसो एक और विद्वान हुए हैं, जीन जैक्स रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक पुस्तक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते में इन्होंने एक आइडल स्टेट की, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या इन्होंने 10,000 बताई है। रूसो ने कहा कि ये अगर आप लोगों को एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ये प्राचीन समय के विचारकों के अनुसार है। लेकिन आधुनिक समय में क्या है, ये जो 5040 बताया, ये जो 10,000 जनसंख्या बताई राज्य के लिए आवश्यक, ये प्राचीन विचारकों ने बताई। लेकिन आधुनिक समय में राज्य की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। जो वर्तमान राज्य है, वर्तमान राज्यों में किसी भी राज्य की जनसंख्या निश्चित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है। जैसे चीन है,
चीन की जनसंख्या 135 करोड़ है। चीन की जनसंख्या वर्तमान समय में 135 करोड़ है, 135 ऑड करोड़ है। और दूसरे नंबर पर विश्व में चीन जनसंख्या की गणना में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर आती है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। और वर्तमान समय में जितने भी राज्य हैं इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए प्लेटो और रूसो की तरह हम जो है आदर्श राज्य के लिए 5000, 40 या 10,000 की जनसंख्या निश्चित नहीं कर सकते। आधुनिक समय में जो राज्य है उनकी जनसंख्या निश्चित नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके लिए कोई भी जो है निश्चित सीमा नहीं रखी गई है कि आपको इतने नागरिक आपके पास होने चाहिए। जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितने लोगों का वो भरण पोषण कर सकते हैं, उतने लोगों को वो जो है अपने राज्य में रख सकते हैं। जहाँ एक और आधुनिक समय में बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश है, जैसे चीन है, उसके बाद भारत है। वहीं कम जनसंख्या वाले भी राज्य है, जैसे मोनाको शहर है एक, मोनाको सिटी की जो जनसंख्या है वो 30,000 है वर्तमान समय में। तो जो राज्य के निर्माण का पहला तत्व है, यदि विद्वानों के अनुसार यदि किसी जगह राज्य का निर्माण करना है तो सबसे पहला तत्व जनसंख्या है। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आधुनिक राज्यों में, इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आधुनिक राज्यों की जनसंख्या जो है अनिश्चित है, इसको निश्चित नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राचीन समय में जो राजनीतिक विचारक थे, जैसे प्लेटो था, उसके बाद जो है रूसो था, इन्होंने जो है जनसंख्या को सीमित कर दिया था कि राज्य के लिए सीमित जनसंख्या होनी चाहिए। वर्तमान समय में राज्य के लिए आप जनसंख्या को सीमित नहीं कर सकते। दूसरा जो आवश्यक तत्व है राज्य के लिए, दूसरा जो एलिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राज्य के लिए, वो है निश्चित भूमि, फिक्स्ड टेरिटरी, निश्चित भूमि। भूमि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जो लैंड है, टेरिटरी है, भूमि राज्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और यह राज्य का जो है मटेरियल एलिमेंट है, यह राज्य का भौतिक तत्व है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए आवश्यक तत्व, वो है निश्चित भूमि, फिक्स्ड टेरिटरी, और यह राज्य का आवश्यक तत्व है। एक राज्य के लिए कितनी निश्चित भूमि हो, एक राज्य के लिए कितनी निश्चित भूमि होनी चाहिए, अर्थात यदि किसी राज्य को राज्य बनना है तो उसके लिए कितनी भूमि होनी चाहिए। इस पर विभिन्न विभिन्न विद्वान जो है अपने अपने विचार रखते हैं कि एक राज्य के पास कितनी निश्चित भूमि होनी चाहिए। यदि किसी राज्य को राज्य के रूप में खुद को दर्जा देना है तो उसके पास कितनी भूमि होनी चाहिए। राजनीति विद्वान जो है इस पर विभिन्न विभिन्न मत देते हैं। जो सीले एक राजनीतिक विद्वान है, सीले, उनके अनुसार सीले ने निश्चित भूमि को सीले ने निश्चित भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। सीले राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उनके अनुसार जो भूमि है वो राज्य का एक आवश्यक तत्व है। और विद्वानों का मानना है कि यदि लोग खानाबदोश है, खानाबदोश कबीले हैं, जिस प्रकार लोग ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, घुमंतू थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, ऐसे लोग, ऐसे खानाबदोश लोग, ऐसे घुमंतू लोग राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। वो राज्य का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास एक निश्चित भूमि नहीं होती, चाहे उनका शासक कोई भी हो। ऐसे लोग जो है राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चाहे उनका शासक कोई भी हो, वे तब राज्य कहलाएंगे अगर ऐसे लोग एक निश्चित भूमि पर, ऐसे खानाबदोश लोग एक निश्चित भूमि पर बस जाएं और इसके साथ उनके पास जो है सरकार और प्रभुसत्ता भी हो, तभी ऐसे राज्य जो है, तभी ऐसे लोग, ऐसे खानाबदोश घुमंतू लोग जो है राज्य कहलाएंगे। साधारण शब्दों में सीले का क्या कहना है
कि यदि लोग जो है आज एक जगह रुक रहे हैं, कल जो है दूसरी जगह रुक रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, यदि आज आप जो है कांगड़ा में रुक रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद आप गधियों की तरह जो है आप मनाली में हैं, तीसरे महीने आप जो है दिल्ली जा रहे हैं, चौथे महीने आप जो है फिर से वापस कांगड़ा आ रहे हैं। आप एक निश्चित स्थान पर नहीं रहे हैं, तो आप राज्य का निर्माण वो जनसंख्या नहीं कर सकती, चाहे उनका शासक कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो। जब तक आप एक स्थान पर नहीं रुकेंगे। वर्तमान भारत है, भारत की निश्चित जनसंख्या है और निश्चित भूमि है। भारत की भूमि जो है निश्चित है। हमारी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा है, चीन के साथ कितनी सीमा है, वर्तमान समय में ये निश्चित है। हिमाचल की बाउंड्री कहाँ तक है, पंजाब की बाउंड्री कहाँ तक है, ये भी सीमित है। तो दूसरा जो तत्व है राज्य के लिए आवश्यक, वो है निश्चित भूमि, कि राज्य के पास भूमि निश्चित होनी चाहिए। तीसरा तत्व है सरकार, गवर्नमेंट। जो लोग एक जनसंख्या के रूप में रह रहे हों, उनके पास एक निश्चित भूमि हो, उनके पास एक जो है सरकार भी होनी चाहिए। किसी निश्चित प्रदेश में रह रहे लोगों का समुदाय तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। अगर किसी निश्चित प्रदेश में लोगों का जो समुदाय हैं, वो तब तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकता जब तक उनकी अपनी कोई एक गवर्नमेंट ना हो। जब तक उनकी अपनी कोई एक निश्चित सरकार ना हो, तब तक वो राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। निश्चित भूमि पर रहने वाली जो लोग हैं, जो जनता है, उनको जो है राजनीतिक तथा कानूनी दृष्टिकोण से वो संगठित होने चाहिए। जो लोग जो है एक निश्चित भूमि पर रह रहे हैं, वो राजनीतिक तथा कानूनी दृष्टिकोण से वो संगठित होने चाहिए। अर्थात वो लोग अपने आप को संगठित मानते हों, जो एक निश्चित भूमि पर रह रहे हैं, एक जनसंख्या है, उनकी अपनी एक सरकार है, तो वो राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा तत्व जो राज्य के लिए आवश्यक था, वो सरकार कि जो एक जनसंख्या एक निश्चित भूमि पर रह रही है, वो अपने आप को राजनीतिक तथा कानूनी दृष्टिकोण से संगठित माने। वर्तमान जो सरकार है, उसके 3 अंग होते हैं। विधानपालिका, विधानपालिका का अर्थ है, वो विधानपालिका का कार्य है कानूनों को बनाना। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जेक्टिव कहते हैं। कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना। विधानपालिका ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य है उन कानूनों के अनुसार व्याख्या करना। तो सरकार वर्तमान राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के निर्माण का, वो प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता के बिना किसी भी राज्य की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता अगर किसी राज्य के पास है, अगर लोगों का ऐसा कबीला है जो एक निश्चित भूमि पर रह रहे हैं, उनकी सरकार है और उनके पास प्रभुसत्ता है, तो वो राज्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रभुसत्ता को जो है इंग्लिश में सोवरेनिटी कहते हैं। प्रभुसत्ता राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता के बिना राज्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यह राज्य निर्माण का चौथा तत्व है। और किसी भी राज्य के निर्माण के लिए प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है। यदि किसी राज्य का निर्माण करना है, तो उसके लिए प्रभुसत्ता का होना, सोवरेनिटी का होना बहुत आवश्यक है। अब प्रभुसत्ता होती क्या है? अभी तक मैंने आपको कहा कि राज्य के निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व प्रभुसत्ता है। लेकिन प्रभुसत्ता होती क्या है? तो प्रभुसत्ता का अर्थ जानते हैं। प्रभुसत्ता शब्द जो है लैटिन भाषा की सुपरनेस शब्द से निकला है। जो प्रभुसत्ता शब्द है वह लैटिन भाषा के, मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुत सारी जो शब्दावलियाँ हैं, जो प्राचीन जो साहित्य है, वर्तमान समय में जितना भी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी शब्दावलियाँ जो है लैटिन भाषा से ट्रांसलेट होकर आई है। तो प्रभुसत्ता शब्द लैटिन भाषा की सुपरनेस, सुपरनेस शब्द से निकला है। लैटिन भाषा में सुपरनेस शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। लैटिन भाषा में ये जो सुपरनेस शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सुप्रीम अथॉरिटी।
सर्वोच्च सत्ता या सुप्रीम अथॉरिटी प्रभुसत्ता राज्य को इसके अंदर विद्यमान सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से भिन्नता प्रदान करती है। तो प्रभुसत्ता क्या करती है? प्रभुसत्ता राज्य को भिन्नता प्रदान करती है, प्रभुसत्ता राज्य को सर्वोच्चता प्रदान करती है, प्रभुसत्ता राज्य को सुप्रीमेसी प्रदान करती है। किन से? राज्य के अंदर जो अन्य संस्थाएं विद्यमान है, जो समुदाय विद्यमान है, जो संगठन विद्यमान है, उन समुदायों, उन संस्थाओं से राज्य को भिन्नता और सर्वोच्चता प्रभुसत्ता ही प्रदान करती है। प्रभुसत्ता ही राज्य को उन संस्थाओं के ऊपर कानून बनाने के लिए लेजिटिमेसी प्रदान करती है, वैधता प्रदान करती है। तो प्रभुसत्ता कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ सोवरेनिटी। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक प्रभुसत्ता, इंटरनल सोवरेनिटी, और दूसरी होती है बाहरी प्रभुसत्ता। एक होती है इंटरनल सोवरेनिटी और दूसरी होती है बाहरी प्रभुसत्ता। तो आइए जानते हैं कि राज्य की आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है, इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है। इंटरनल सोवरेनिटी का अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो राज्य है, इंटरनल सोवरेनिटी का क्या अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं से उच्च है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राज्य नामक एक संस्था है, वो उसके अंदर रह रहे बाकी व्यक्तियों और संस्थाओं से क्या है? सर्वोच्च है। तथा उन सभी को, जितनी भी संस्थाएं उस राज्य के अंदर रह रही है, जितने भी व्यक्ति उस राज्य के अंदर रह रहे हैं, उन सभी को राज्य की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। राज्य के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं रह रही है, उन सभी को राज्य के कानूनों और राज्यों की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है, राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, राज्य उस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार रखता है। तो आंतरिक प्रभुसत्ता क्या हुई? आंतरिक प्रभुसत्ता राज्य को सर्वोच्च बना देती है। किससे सर्वोच्च बनाएगी? जो उस राज्य में रह रहे लोग हैं और संस्थाएं हैं। राज्य जो है उन संस्थाओं और व्यक्तियों से सर्वोच्च है, और उन व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। यदि ये लोग राज्य द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन, कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो राज्य यह शक्ति रखता है कि राज्य उन लोगों को दंड दे सकता है। तो इसको कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी, आंतरिक प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है, ये अभी मैंने आपको बताई, आंतरिक प्रभुसत्ता। दूसरी जो प्रभुसत्ता होती है उसको कहते हैं बाहरी प्रभुसत्ता, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। बाहरी प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है? आंतरिक देश के अंदर और बाहरी देश के बाहर। तो बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ यह है, बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि राज्य को विदेशी संबंधों और विदेशी नीतियों तथा बाहरी कार्यों में पूर्णतः स्वतंत्रता है। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ क्या हुआ कि राज्य को विदेशी संबंधों, क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है विदेश के राज्यों से संबंध बनाता है, राजनीतिक संबंध बनाता है, आर्थिक संबंध बनाता है। तो प्रत्येक राज्य जो है दूसरे देशों के साथ जो है संबंध बना सकता है, व्यापार कर सकता है, राजनीतिक समझौते कर सकता है। वह विदेशी नीतियों के लिए स्वतंत्र है। अर्थात जब कोई राज्य अपनी विदेश नीति बनाता है तो वह स्वतंत्र होकर नीति बनाता है, ना कि किसी देश के अधीन होकर नीति बनाता है। उदाहरण के लिए भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र होकर करता है। अर्थात जब भारत अपनी विदेश नीति दूसरे देशों के प्रति बनाता है
चाहे वो अमेरिका के लिए बना रहा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बना रहा हो, तो भारत स्वतंत्र होकर बनाता है। वो किसी के अधीन होकर या डर कर जो है अपनी नीतियाँ नहीं बनाता कि अमेरिका अगर उसको कहेगा कि अपने विदेश नीति के इस सिद्धांत में आप चेंज कर दो मेरे लिए, तो भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है बाहरी तौर पर क्या है, सोवरन है। भारत जो है अपनी बाउंड्री के अंदर और अपने राज्य के मामलों में जो है पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है, तथा राज्य को जो है किसी भी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। तो बाहरी प्रभुसत्ता से क्या है, राज्य जो है किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त है। सरल शब्दों में कहने का अभिप्राय बाहरी प्रभुसत्ता का क्या है, बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि जो राज्य है वह अपने विदेशी कार्यों, जो उसके विदेशी मामले हैं, दूसरे देशों के साथ जो उसके राजनीतिक आर्थिक संबंध है, उनको बनाने के लिए वह स्वतंत्र है। वह किसी के दबाव में आकर अपने निर्णय नहीं लेता है, बल्कि वह आत्म जो है निर्णय स्वयं लेता है और दृढ़तापूर्वक जो है वह अपने निर्णय लेता है। और देश को जो है किसी दूसरे देश से भय नहीं है, और वह देश जो है अपने बाहरी कार्यों के लिए पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है। तो आंतरिक प्रभुसत्ता और बाहरी प्रभुसत्ता, ये प्रभुसत्ता के दो रूप है। अर्थात जो प्रभुसत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो दो प्रकार की होती है। तो जो राज्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व था वो था प्रभुसत्ता। तो संक्षेप में वर्तमान समय में राज्य के लिए चार तत्व आवश्यक है। जो वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतकार है, उनके अनुसार यदि राज्य का स्वरूप तय करना है, राज्य की स्थापना करनी है, तो ये चार तत्व होने आवश्यक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जो है एक निश्चित भूमि पर रह रही हो, फिक्स्ड टेरिटरी पर रह रही हो, और जो वो निश्चित भूमि पर रह रही जनसंख्या है उसकी एक सरकार हो। तीसरा तत्व सरकार है, और उस सरकार को जो है वह आंतरिक और बाहरी तौर पर जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, वह जो है संपूर्ण होनी चाहिए, उसको जो है प्रभुसत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो राज्य के लिए चार तत्व आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। फर्स्ट है पॉपुलेशन, दूसरा है स्टेट, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है सोवरेनिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है लिख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।